हेलो स्टूडेंट्स, ये बीए पार्ट थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की आज पहली क्लास है। जो बच्चे बीए पार्ट सेकंड ईयर से बीए पार्ट थर्ड ईयर में प्रमोट होने जा रहे हैं उन लोगों के लिए क्लासेस हैं। जो पढ़ाने का जो तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पहले आप लोग रेगुलर कॉलेज जाया करते थे और अब जो है पढ़ाई वो जब तक कि कंडीशन सामान्य नहीं होती है तब तक इसी तरीके से ऑनलाइन मेथड से ही पढ़ाई कराई जाएगी। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप लोग देखते आए हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपके दो दो पेपर्स हुआ करते थे। इसी तरीके से आपका जो थर्ड ईयर है उसमें भी आपके दो पेपर्स हैं। जो पहला पेपर है उसका नाम है प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक, इंग्लिश में कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक। आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाइए, रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। और जो सेकंड पेपर है वो है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति, इंग्लिश में है इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल रिलेशन सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपका सेकंड पेपर है। आज जो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे वो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। तो मैं आपको सिलेबस नोट करवाना चाहती हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा कि आपके दो पेपर हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न पत्र है वो आपका प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक है और इस पेपर में आपके 3 यूनिट हैं, ए, बी और सी। जो पहली यूनिट है उसमें आपको जिन विचारकों को पढ़ना है वो है प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास। उनके नाम है प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास। यूनिट बी में आपको जिन विचारकों को पढ़ना है उनके नाम है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। और यूनिट सी में आपको जिन विचारकों को पढ़ना है उनके नाम है बेंथम, जे.एस. मिल, मार्क्स, हैरोल्ड जे. लास्की। बेंथम, जे.एस. मिल, मार्क्स, हैरोल्ड जे. लास्की। तो ये आपके प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, 3 यूनिट में है ये। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो देखो आपकी यूनिट ए का पहला चैप्टर यानी कि प्लेटो। आपने अपनी पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़े हैं, मनु, शुक्र, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, अंबेडकर इत्यादि। उसी प्रकार से हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पश्चिमी राजनीतिक विचारक। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के द्वारा जो अपने विचार दिए गए यानी कि उनके द्वारा जो राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया गया है, हमें उनका अध्ययन करना है। सबसे पहली तो बात इसमें यह आती है कि राजनीतिक चिंतन एक्चुअल में होता क्या है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हमें उनके बारे में अध्ययन करना है। तो आखिर राजनीतिक चिंतन होता क्या है। देखिए, जो विचारक हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और जो वो विचार राज्य के बारे में, राज्य की नीतियाँ, राज्य के कार्य, राज्य के उद्देश्य, शासन की क्या नीतियाँ हैं, शासन के क्या उद्देश्य हैं के बारे में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वो कुल मिलाकर के कहलाते हैं राजनीतिक चिंतन। तो अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग भाषा में अपनी अपनी शैली में विचारों को प्रस्तुत किया गया है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये विचारक तो बहुत समय पहले इनका जन्म हुआ है या इनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो तो बहुत साल पहले के हैं, तो आज वर्तमान में हम इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो विचारक है वो अपने जो विचार प्रस्तुत करते हैं वो अपने देश के अकॉर्डिंग अपनी भाषा में, अपनी शैली में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो देश काल की सीमाओं से परे होते हैं। और जब वो देश काल की सीमाओं से परे हो जाते हैं तो एक तरीके से क्या होता है कि वो एक स्थायी महत्व की वस्तु बन जाते हैं।
इसीलिए हम इन विचारकों के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, आपने अभी देखा अपना सिलेबस, उसमें हम पहले पेपर का पहला चैप्टर जो है वो है प्लेटो। प्लेटो के बारे में आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्लेटो का जो जन्म है वो हुआ था 427 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, BC जिसे इंग्लिश में कहेंगे। तो 427 ईसा पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था प्लेटो का? प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में, और एथेंस है यूनान में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीस। तो यूनान जो था वो नगर राज्यों में विभाजित था, और उनमें से एक नगर राज्य था एथेंस। तो क्या प्लेटो का वास्तविक नाम प्लेटो ही था? नहीं, प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो था एरिस्टोक्लीज। ये प्लेटो का वास्तविक नाम था। प्लेटो के गुरु सुकरात, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। प्लेटो की मृत्यु हुई 347 ईसा पूर्व में। प्लेटो ने कई ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं हैं उनकी कई। तो इनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो थी निगमनात्मक पद्धति। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड, ये क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे इसे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आगे कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको हर विचारक की, चाहे हम प्लेटो पढ़ें, चाहे हम अरस्तु पढ़ें, या आगे हम बेंथम, मिल जो भी पढ़ें, कम से कम 3 रचनाओं के तो आपको नाम याद करने ही है। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो प्लेटो की जो रचनाएं हैं उसमें सबसे पहला नाम है अपोलॉजी, दूसरा नाम है स्टेट्समैन, रिपब्लिक, क्रेटो, प्रोटागोरस, जॉर्जियस, फेडो, मेनो, सिम्पोजियम, यूथिफ्रो, सोफिस्ट, लॉज। ये प्लेटो की रचनाएं हैं। प्लेटो के जो ग्रंथ हैं उन्हें हम संवाद कहते हैं। प्लेटो के जो ग्रंथ हैं उन्हें संवाद कहा जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो के जो ग्रंथ हैं संवाद शैली में लिखे गए हैं। संवाद मतलब होता है डायलॉग, वार्तालाप। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक पात्र अपना डायलॉग बोलता है, अपना संवाद बोलता है, उसके बाद में जो दूसरा पात्र होता है वो अपने डायलॉग बोलता है। तो प्लेटो के जो सभी ग्रंथ थे ये प्रश्नोत्तर रूप में, संवाद रूप में लिखे गए हैं, वार्तालाप शैली में लिखे हुए हैं। इसकी वजह से इन ग्रंथों को संवाद कहा जाता है। तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिकल मेथड क्या है। तो यह चिंतन की प्रणाली है। अब इसमें क्या करना है? इसमें सत्य की खोज करनी है। चिंतन किस लिए किया जाता है? सत्य की खोज के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए। तो यह भी एक चिंतन की प्रणाली है जिसमें प्रश्नोत्तर के आधार पे, जिसमें तर्क वितर्क के आधार पे क्या की जाती है? सत्य की खोज की जाती है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। देखिए, निगमनात्मक पद्धति जो है वो प्लेटो के द्वारा प्रयोग में लाई गई है। इसी के साथ अगर आप आगमनात्मक पद्धति को समझ लें तो आपको ये दोनों पद्धतियाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगमनात्मक जो पद्धति है वो अरस्तु द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, और निगमनात्मक पद्धति प्लेटो के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। तो निगमनात्मक पद्धति क्या होती है? निगमनात्मक पद्धति यह है कि यह अध्ययन का एक तरीका है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली ये पद्धति है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को आधारभूत मान लेता है और उनसे फिर विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कहलाती है निगमनात्मक पद्धति। इसे सिंपल तरीके से समझिए। इसमें कोई व्यवहारिक गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्लेटो ने एक ही जगह पर संवाद किया, संवाद के आधार पर उसने अपना एक दर्शन, एक तर्क डेवलप किया और उसके आधार पर अपना उसने एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला। तो लास्ट में इसने क्या निकाला? एक विशिष्ट निष्कर्ष। इस वजह से इसे कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति। दूसरी पद्धति जो हम चर्चा कर रहे हैं, आगमनात्मक पद्धति, जो कि अरस्तु के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, वह है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने वाली पद्धति। अब उसमें क्या किया जाता है? उसमें व्यवहारिक गतिविधि की जाती है, अनुभव प्राप्त किया जाता है, हर एक चीज़ की बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है, गहन अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया।
तो ये क्या थी, एक व्यवहारिक गतिविधि, अनुभव प्राप्त करने का तरीका। तो ये दोनों पद्धतियों में डिफरेंस है, निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति में। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में स्टडी करते हैं। प्लेटो अपनी युवावस्था में काफ़ी मजबूत कदकाठी वाला, या यूँ कहा जाए कि एक पहलवान जैसे व्यक्तित्व वाला था। उसने काफ़ी यूनानी जो खेल गतिविधियाँ होती थी उसमें पार्टिसिपेट किया और उसको एक वीर योद्धा के रूप में ख्याति मिली हुई थी। तो इसकी जो प्लेटो के शारीरिक शिक्षक थे, व्यायाम शिक्षक थे, वो उसे प्लातून कह के बुलाया करते थे, मतलब चौड़े चपटे कंधे वाला। और जन्म जो हुआ था प्लेटो का एथेंस में हुआ था, आप लोग पढ़ चुके हैं, जो यूनान का सबसे बड़ा नगर राज्य था। प्लेटो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने 30 वर्षों तक एक युद्ध देखा जो पेलोपोनेशिया का युद्ध कहलाता है। एथेंस का स्पार्टा के साथ में 30 वर्षों तक एक युद्ध चला था। 404 ईसा पूर्व में एथेंस में क्रांति हुई। और क्रांति क्या होती है, उसमें तख्ता पलट कर दिया जाता है, शासन में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, उस क्रांति के द्वारा 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित किया गया। 30 पीपल, 30 व्यक्ति। प्लेटो को भी इसमें आमंत्रित किया गया, लेकिन उसमें क्या था कि शोषणकारी, दमनकारी नीतियाँ थी, तो प्लेटो को ये अरुचिकर लगा। कुछ समय बाद फिर से क्रांति हुई और उस क्रांति के द्वारा क्या हुआ कि जो 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित किया गया था उसको हटा दिया गया और उसके हटा करके उसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई, प्रजातंत्र की स्थापना की गई। यानी फिर से तख्ता पलट हुआ, फिर से शासन परिवर्तन हुआ। अब यहाँ क्या हुआ, देखो, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, लेकिन इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा कि प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात। इसी शासन व्यवस्था में सुकरात को मृत्यु दंड की सजा मिली और इस घटना का प्लेटो के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा, बहुत दूरगामी असर हुआ। राजनीति से वह घृणा करने लगा, दर्शन की ओर उसका ध्यान जाने लगा। इस घटना के बाद प्लेटो ने क्या किया, वह कई देशों की यात्रा पर भी गया। मिस्र, इटली, ऐसा कहा जाता है कि वो भारत की यात्रा पर भी आया था। प्लेटो ने इस घटना के बाद एक स्टेटमेंट, एक कोटेशन जो है वो आप अपनी रचनाओं में दिया कि जब तक शासक, दार्शनिक, ज्ञानी, विवेकी नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता। अब देखिए, प्लेटो जो था वो अपने गुरु की मृत्यु के बाद अलग अलग देशों की यात्रा पर गया। ऐसे ही वो सिसिली में एक जगह है सिराक्यूज़, सिराक्यूज़ के राजा है दियोनीसियस प्रथम। तो वो सिराक्यूज़ के राजा दियोनीसियस प्रथम से मिला। वहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि दियोनीसियस प्रथम ने उसे एजाइना के टापू में बेच दिया और वहाँ से उसके एक मित्र ने उसे ख़रीदा और ख़रीद करके उसे मुक्त करवाया। मुक्त करवाने के बाद में क्या हुआ कि प्लेटो ने अपनी एक शिक्षण संस्था की स्थापना की और शिक्षण संस्था का नाम था अकादमी, यानी अकेडमी। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षण संस्था अकेडमी की स्थापना की। 386 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ राजनीति विज्ञान का ही अध्ययन किया जाता था। यहाँ पे कई सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाता था, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, तर्कशास्त्र हो, विधि शास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र हो, इत्यादि का। और साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट भी था, ये शोध किया जाता था, अनुसंधान किया जाता था। और यहाँ गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशिष्ट महत्व दिया जाता था। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का निधन हो गया। ये प्लेटो के बारे में सामान्य परिचय था। थैंक यू।